हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली एम बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम जो एम्स का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 सेशंस ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुका हूँ जिसमें मैं गेस्ट्स को इनवाइट करता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं एम बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने क्रैक किया हुआ है, जो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं। उनको मैंने अपने चैनल के ऊपर इनवाइट भी किया और उनसे एम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे। बट कई सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि आप हमें एक स्पेसिफिकली बताइए कि किस तरीके से एम बायोटेक की तैयारी की जा सकती है, कौन कौन से पोर्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में एक अलग से सेशन ले लीजिए। तो आज का जो सेशन मैं यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा हूँ उसमें मैं यही बताने वाला हूँ कि आप एम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है और इस समय को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बेहतर कर पाएंगे। एग्ज़ामिनेशन जो है वो 14 जून को है, ये आपको पता होगा, और अभी भी लगभग हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा का समय अभी भी हमारे पास है। तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस के बारे में हम क्या जानते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए आपको, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ामिनेशन में, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एम्स की वेबसाइट पे ही दिया हुआ है और इसके बारे में तो हमें श्योरिटी है कि पैटर्न यही रहेगा। तो अगर हम पैटर्न के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है, यानी कि अगर आप गैट-बी को फॉलो करें हैं, यानी कि आपकी ने अगर गैट-बी की तैयारी की हुई है तो बिल्कुल डिट्टो उसी की तरीके का पैटर्न है। गैट-बी का जो पार्ट बी, जो सेक्शन बी होता है, उसी की तरीके का पैटर्न है यहाँ पे। यानी कि अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सारा का सारा एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है यहाँ पे और 90 ही क्वेश्चंस होते हैं। तो रफली अगर हम देखें तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। तो इसी से आप समझ सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए क्वेश्चंस को, क्योंकि 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन को करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं और कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड भी आते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। यहाँ पे हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर आपने क्वेश्चन गलत किया या नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग -1/3 यहाँ पे आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो ये तो हो गया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। अब आपको जानकारी होगी कि एम्स अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी एग्ज़ामिनेशन का, जो भी उसके मास्टर्स के एग्ज़ामिनेशन है, उसके बारे में सिलेबस नहीं देता। यही कहानी एम बायोटेक एग्ज़ामिनेशन के लिए भी है, यानी कि एम बायोटेक का कोई भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है एम्स की वेबसाइट के ऊपर। तो कहाँ से पढ़ाई की जाए, क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरी एक ऑनेस्ट एडवाइस है आप सभी लोगों को कि आप गैट-बी का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, फिर से बताता हूँ, गैट-बी का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका सिलेबस आप फॉलो करिए, फॉलो इट्स सिलेबस। ठीक है, तो गैट-बी के एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस फॉलो करिए और इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन बी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसी चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का ही पोर्शन पूछा जाएगा। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का ही पोर्शन आएगा। तो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 90 के 90 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप गैट-बी का जो सेक्शन बी है उसका सिलेबस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए। गेट का सिलेबस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गेट में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक बहुत भारी सिलेबस है। दूसरी चीज़, वहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। गेट में गेट बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल फिजियोलॉजी वहाँ पे नहीं पूछा जाता। हाँ, लाइफ साइंस के ऊपर अगर आप जाते हैं तो जूलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो हाँ, वहाँ पे ज़रूर एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन आता है। लेकिन मेरी समझ से गेट का पेपर थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता है एम्स के एम बायोटेक्नोलॉजी के पेपर के कंपैरिजन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि गैट-बी का पेपर लगभग सेम लेवल का होता है एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी के। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, उनसे बात की हुई है जिन्होंने एम बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाई किया है। उनसे बात करने के बाद जो मुझे
एहसास हुआ, जो मुझे लगा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इन्हीं स्टूडेंट से बात करने पे पता चला कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बहुत हाई वेटेज रहता है। तो कम से कम ये तो जैसे मैंने बताया कि गैट बी का जो सिलेबस है वो आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है, लेकिन उसमें से भी अगर मैं बोलूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स तो आप बिल्कुल ही ना छोड़ें, उनको ज़रूर पढ़ करके जाएं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहाँ पे रहते ही रहते हैं। ख़ास तौर पे DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन रेगुलेशन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर हम वो वैसे भी अगर ये जो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं इनके डेप्थ में जाएं तो आपको इनसे रिलेटेड जो भी एंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी। अगेन सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी निश्चित तौर पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनील्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ख़ास तौर पे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस है वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एपोप्टोसिस के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हुए हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक्स। जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात किया उन्होंने ख़ास तौर पे जेनेटिक्स का नाम ज़रूर लिया है कि जेनेटिक्स से मेंडेलियन जेनेटिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, लिंकेज और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर ख़ास तौर पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, एक बात समझिए कि एम्स जो है मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं और वहाँ का पेपर इस तरीके का डिज़ाइन होता है क्योंकि वो आपके मेडिकल साइड से भी रेलेवेंस रखता हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी से नहीं, मेडिकल साइंस से रेलेवेंस हो उसका। तो ख़ास तौर पे जिन जिन चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंस रखती हैं तो वो ज़रूर आपको पढ़ करके जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अब यहाँ पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए और तो और आपके सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हो गए। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, और इस तरीके का जो क्रोमोसोमल एबरेशंस वगैरह होते हैं जैसे ट्राइसोमी हो गई, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, इस तरीके के जो नाम दिए हुए हैं ना, वो कौन सी डिज़ीज़ किस क्रोमोसोम की एबरेशन की वजह से होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एम्स के अंदर पूछे जाते हैं। लिंकेज मैंने आपको बता ही दिया। मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो मेंडल के लॉज हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को तो ज़रूर याद रख के जाइए। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स ज़रूर पढ़ के जाना है। इसमें से भी खास तौर पे जो अमाइनो एसिड्स हैं उसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, और तो और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमाइनो एसिड्स की खास तौर पे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवेज़ को ठीक तौर पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो देखिए आप बहुत पहले से, बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया पाथवेज़। अब अगर मैं बोलूँ कि जो पाथवेज़ हैं आपके, वो ज़्यादातर आपको एनिमल्स से रिलेशन में पढ़ने चाहिए। अब जैसे फोटोसिंथेसिस भी पूरा एक चैप्टर है जो आप मेटाबॉलिक पाथवेज़ में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल वगैरह है। मुझे नहीं लगता, और मैंने जितने स्टूडेंट से भी बात की है वो भी यही बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस या प्लांट से रिलेटेड उतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल साइंस की से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एनिमल से रिलेटेड ही पूछी जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ को अपने दिमाग में रख करके अपनी प्रिपरेशन को आपको करना है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर जाते हैं। अब देखिए, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ख़ास तौर पे जो आपका बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सेम वे में वायरस, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़, और तो और यहाँ से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, जो माइक्रोबियल डिजीज़ेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कौन सी डिज़ीज़ कौन से ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो वेक्टर से रिलेटेड आता है कि कौन सी डिज़ीज़ कौन से वेक्टर की वजह से कॉज होती है, ये भी आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछने को मिलेगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के बारे में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो खैर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है हर एग्जामिनेशन का। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स और उनका क्या मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ये भी पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और इम्यूनोलॉजी में भी आपके इम्यून सिस्टम के जो अलग अलग सेल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, है ना, इस तरीके से टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, इनका क्या रोल है,
इनके ऊपर कौन सा CD मार्कर पाया जाता है, ये सब क्वेश्चंस। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी एंटीबॉडी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी को कॉज करती है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्यूनोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगेन मेडिकल साइंस से काफ़ी रेलेवेंस रखता है। अब आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में। टेक्निक्स में जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं ना, उनका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, जो अलग अलग डिजीज़ को डायग्नोस करने में हमारी मदद करती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं एलाइज़ा, दूसरा मैं बता सकता हूँ आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यानी कि SDS पेज वगैरह हो गया, या एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। इसके अलावा PCR है। इसके अलावा ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं। इसके अलावा जो आपकी ECG वगैरह है ना, जो आपकी हार्ट डिजीज़ वगैरह को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डिज़ीज़ के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। जैसे विडाल टेस्ट क्या है, किस डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग टेस्ट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फाइलोजेनेटिक्स से रिलेटेड, जहाँ पे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या किस इवोल्यूशनरी क्या सिग्निफिकेंस है किसी ऑर्गेनिज्म का, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अलग अलग डेटाबेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि लास्ट एक जो मैंने पॉडकास्ट किया था जानवी के साथ, उन्होंने ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि मार्गरेट डे हॉफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हुए हैं। तो बहुत डेप्थ में तो आया हुआ ऐसा नहीं कह सकते। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे टोटीपोटेंसी क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है, अब मेरिस्टेमेटिक कल्चर जो है उसमें उसकी क्या खास बात है, वायरस फ्री प्लांट वहाँ पे आप बना सकते हो। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, खास तौर पे जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स अभी तक बने हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लांट को बिल्कुल सरफेस पे आप टच करके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आए ऐसी उम्मीद कम है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जी हाँ, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पे जैसे बायो रिमीडिएशन के ऊपर क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। एनिमल फिजियोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ECG के ऊपर आया हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के ऊपर आया है, अलग अलग हार्मोन्स का एक्शन वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, उनका टारगेट क्या है, और तो और पेसमेकर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स बताते हैं कि इन टॉपिक्स को तो ज़रूर पढ़ करके जाना चाहिए। तो मैंने आपको एक क्लब करके मैंने बता दिया। आप चाहें तो इसका एक इमेज ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका इमेज खींच करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप खुद से भी इसका इमेज ले सकते हैं। बाकी गैटबी का सिलेबस अगर आपको चाहिए, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, गैटबी से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। सेक्शन बी का गैटबी आप उठा लीजिए, उसकी तैयारी कर लेंगे तो बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। अगर आपने गैटबी का सिलेबस देखा होगा तो उसका सिलेबस बहुत अनस्ट्रक्चर्ड मुझे लगता है। जो वेबसाइट पे दिया हुआ है वो बहुत हैपैजर्ड दिया हुआ है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो गैटबी प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए कंसोलिडेटेड सिलेबस मैंने प्रिपेयर किया था, जो कि टॉपिक वाइज अलग अलग बटा हुआ था। अगर आप चाहें तो मैं वो गैटबी का सिलेबस आपको फॉरवर्ड करवा सकता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें अलग अलग एग्जामिनेशंस के बारे में, अलग अलग जो फॉर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मैं लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये टॉपिक्स तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, अगर हम लोग देखें तो रफली हमारे पास 40 से 1 दिन का समय अभी भी हमारे पास है, ठीक है। तो रफली इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा लगभग 6 हफ्ते का समय है हमारे पास। सबसे पहला हफ्ता आपको देना चाहिए, पहला और दूसरा हफ्ता आपको फाउंडेशन बिल्डिंग में देना चाहिए। फाउंडेशन का मतलब जो आपके कोर टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं, सेल बायोलॉजी की बात करूं, जेनेटिक्स की बात करूं, जहां से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पक्का आते ही आने हैं, तो इनके ऊपर जो ये कोर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप चाहें तो बायोकेमिस्ट्री भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बहरहाल ये टॉपिक्स जो है वो आपके फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर पूरे होने चाहिए, ठीक। अभी पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं,
जो थर्ड और फोर्थ हफ्ता है, जो तीसरा और चौथा हफ्ता है आपका, वहाँ पे आपको इम्यूनोलॉजी पे फोकस करना है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ऊपर फोकस करना है, और इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी लिख देनी चाहिए, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वीक्स में इन टॉपिक्स के ऊपर और थर्ड और फोर्थ वीक में जो है एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाना है। तो फर्स्ट 2 वीक में जो बेसिक है आपका बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको कवर करिए, और थर्ड और फोर्थ वीक में जाते जाते आप एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाइए। यहाँ पे एडवांस टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं तो खास तौर पे यहाँ पे डिजीज़ेज़ को मत छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक मेथड्स जो मैंने अभी अभी आपको बताए ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, अलग अलग डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको ज़रूर पढ़िएगा, छोड़ मत दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जो लास्ट का 5वां और छठा हफ्ता है आपका, उसमें आप PYQs को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनके ऊपर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे और मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप उस तरीके से प्रयास कर सकते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कि इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि इस तरीके का कोई भी जो गिवन सिलेबस तो है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस ओवरव्यू आप देख लीजिए, पहले सिलेबस को देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड जो जो बातें आपको लग रही हैं इंपॉर्टेंट और जो मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। तो स्टडी कहाँ से कर सकते हैं? अगर आप कोई टेक्स्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पाथफाइंडर अगर आपके पास है तो वो एक अच्छी बुक हो सकती है, क्योंकि समय कम है तो आप पूरी स्टैंडर्ड बुक से तो पढ़ नहीं पाओगे, तो आप पाथफाइंडर लेकर के आप उससे पढ़ सकते हो अगर आपके पास है तो। क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं? अब देखिए यहाँ से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बताते हैं कि अलग किसी भी एग्जामिनेशन का आप 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप समझ पाओगे कि वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यहाँ पे PYQs भी अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी एग्जामिनेशन को जिसको आप समझते हो कि अच्छा मैच करता है, मेरे हिसाब से गैट भी काफ़ी मैच करता है, तो गैट बी के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, जैम के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, BHU के लगा लीजिए 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप इस लेवल के लगाओगे तो आपकी रफली एक प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन भी है। हमारी अभी कुछ समय पहले गैट बी की एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था गैट बी ब्लूप्रिंट, और यहाँ पे 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करके मैंने लिखा हुआ है, और वो भी पूरी तरीके से हैंड रिटन है, यानी कि प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसमें पार्ट ए भी दिया हुआ है और पार्ट बी भी दिया हुआ है। पार्ट ए की आपको ज़रूरत नहीं है और सिर्फ पार्ट बी आपको सॉल्व करना है, और पार्ट बी में पार्ट बी में यानी कि हर साल के जो पार्ट बी है उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 100 क्वेश्चंस करके आपको 10 साल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। कुल मिला के 1000 क्वेश्चंस आपको लगभग मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम लेवल के होंगे आपके एम बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम के। ये बुक आपको कहाँ से मिल सकती है? ये बुक अमेज़ॉन के ऊपर है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अमेज़ॉन से ऊपर जा करके आप इसको परचेज़ कर सकें। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से, आप सॉल्व कर सकें। आप अगर इसको सॉल्व कर सकें तो एक अच्छा तरीका होगा आपके रिवीजन के लिए। तो ये मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको मूव करना चाहिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं ऑलरेडी हमारे जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर बुला करके उनसे क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ रिलेटेड टू एम बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला जो पॉडकास्ट हुआ था वो वर्षा मीना जो स्टूडेंट थी हमारी उनके साथ हुआ था। इन्होंने एम बायोटेक्नोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से ही किया था। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इनका इंटरव्यू। और रिसेंटली जो अभी कुछ समय पहले मैंने जानवी मनु का इंटरव्यू डाला था अपने चैनल के ऊपर, और इन्होंने भी एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन क्रैक किया था, बट इन्होंने एम बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि इनका सिलेक्शन JNU के अंदर भी हो गया था। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगेन पहले आप जो सिलेबस है उसको सॉर्ट कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। जैसी स्ट्रैटेजी बताइए उस हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन कोई बहुत हैवी एग्जामिनेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे सीट्स ज़रूर कम है, तो बट उस अनुपात में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनका नंबर भी काफ़ी कम रहता है। तो
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर एकदम मॉडरेट आता है, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आता, लो लेवल का पेपर नहीं आता, जैसे का गैट बी का आता है उस तरीके का पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमें नेक्स्ट बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप और कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।